एक ऐसे आदमी के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी हो, उसके लिए मकाला लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये कोशिश की है कि कुछ लिखूँ, क्योंकि पहले से ज़रा इस टॉपिक से दिलचस्पी रही है, इसलिए कुछ चीज़ें लिखी हैं। वक्त कम है, इसलिए इक़्तिबासात और दूसरी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेंगी, मगर ये कुछ मरबूत चीज़ें इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोग सुन पाएंगे। 18वीं सदी ईस्वी तक यूरोप इल्म तरक्की के मैदान में वो फतूहात हासिल कर चुका था कि बाकी दुनिया अब उसका मुकाबला करने से कासिर थी। चर्च और रियासत की अलहदगी का मगरबी तस्वुर मुस्लिम दुनिया में तुर्की के रास्ते दाखिल हो रहा था। 1727 में तुर्की में प्रिंटिंग प्रेस का क़याम इस मुल्क की तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इसके नतीजे में मजहबी और गैर मजहबी अदबियात की तफरीक ही अमल में नहीं आई, बल्कि तुर्की का पढ़ा लिखा तबका भी कदीम व जदीद में तकसीम हुआ और एक ऐसी जहनी कशमकश से दोचार हुआ जो फ़ौज की इस्लाह और तंजीमात से होती हुई बिलाखिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ज़रिए एक बड़े इनकलाब पर मुंतज हुई। हालांकि तुर्की में कमाली इनकलाब कामयाब नहीं हुआ और वहाँ पर गुज़श्ता 3 सदियों से जारी कशमकश आज भी किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचने के लिए कोशां है। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का इनकलाब कोई मामूली वाक़या नहीं था। हालात व वाक़यात के तनाजुर में उस्मानी हुकूमत को जिन इस्लाहात से गुजरना चाहिए था उन पर अमल आवरी नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की दुनिया की इंतहाई वसी सल्तनत हुकूमत मुख्तलिफ तहरीकों की आमाजगाह बन गई। हुकूमत को उनको समझने और फिर संजीदा इक़दामात के बजाय उस्मानी इस्तिबदाद की बरकरारी के लिए कोशां रही। नतीजा ये निकला कि पूरी सल्तनत में बगावतें फूट पड़ी। कदीम व जदीद की कशमकश तो अपनी जगह बाकी रही, उलमा के तबके में भी एक तादाद ने हुर्रियत पसंदों का साथ दिया। सल्तनत तो बिखरी ही, जो बचा खुचा तुर्की रहा उसकी क़यादत ने भी इस्लाम से, जो पहले के हुक्मरानों का मजहब था, अपना रिश्ता तोड़ लेने में आफियत जानी। हमारे एक बुज़ुर्ग स्कॉलर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, ज़ियाउल हसन फारूकी का एक बात से इस सिलसिले में मैं उसे कोट करता हूँ। जमहूरियत तुर्किया का क़याम उन तमाम वाक़यात और हादसात का मंतकी नतीजा था जो पिछली सदियों में हो चुके थे, और ख़ास तौर से इसमें दखल था तुर्की में मशरिक़ व मग़रिब की कशमकश और अरबों और ईसाइयों की उन कौमी तहरीकों का जो 19वीं सदी के आखिरी दिनों और 20वीं सदी के अवाइल में वाज़ेह तौर पर तुर्क एम्पायर से बगावत पर आमादा थीं। पहली जंग अज़ीम के दौरान में जो तल्ख़ तजर्बात हुए थे और उसके बाद उस्मानी तुर्कों के मजहबी व सियासी ख़यालात हल्कों ने जिस तरह तुर्कों की आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया था, उसका इंतहा पसंदाना रद्द अमल कमाली इनकलाब और उसके फ़लसफ़ियों के ख़यालात की शक्ल में रूनुमा हुआ। उस्मानी सल्तनत में जारी इस्तिबदाद से जो लोग नाला थे और जिन्होंने तुर्की की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनमें मुस्तफ़ा कमाल और उनके हमख्यालों की तरह बाज़ दीगर शख्सियात भी थीं। इनमें एक नुमाया नाम बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी का है, जिनकी कोशिशों और काविशों ने जदीद तुर्की समाज को उसकी बुनियादी शनाख्त से महरूम होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया। उस्ताद बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी का कारनामा यह है कि उन्होंने इंतहाई हिकमत और कामयाबी के साथ तुर्क समाज के अंदर इस्लाम की शमा को रोशन रखा। उन्होंने हुकूमत से टकराव और तसादुम से गुरेज करते हुए और अपना कोई सियासी एजेंडा न तरतीब देकर खामोशी के साथ इस्लाम की सीधी सादी दावत लोगों के सामने पेश की। हालांकि इस कोशिश में भी उन्हें मुस्तकिल 25 बरस से ज़्यादा अरसे तक कैदोबंद, जिलावतनी और इत्तला व आज़माइश के मराहिल से गुजरना पड़ा। क्योंकि उस्ताद सईद नूरसी ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए तुर्की में और तुर्की से बाहर भी बाज़ लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि उस्ताद बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी का मिशन किसी सूफ़ी तहरीक का फ़रोग़ था। हालांकि उन्होंने इससे मुख्तलिफ मकामात पर इनकार किया है। वाक़या ये है कि सियासत से उनकी बेतल्लुकी हालात के तकाज़े के तहत थी। एक नौमुस्लिम स्कॉलर मरियम जमीला गुजरी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी ही पते की बात लिखी है, उसे मैं कोट कर रहा हूँ। बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी की ताकत की बुनियाद इस बात पर है कि उन्होंने अपनी मुश्किलात और मजबूरियों को समझ लिया था और मुसलमान जिन हालात में मुब्तला हैं
उनका हकीकत पसंदाना अंदाज़ा कर लिया था। उन्होंने इहया इस्लाम के दूसरे रहनुमाओं की तरह इस्लाम के आलमगीर सियासी, माशी और समाजी मंसूबे तैयार नहीं किए। उन्होंने दानिशमंदी से काम लेकर एक सख्त बेलचक तंजीम कायम करने से एतराज़ किया, क्योंकि इस किस्म की तंजीम पर एक साहिब इक़्तिदार आमिर आसानी से पाबंदी लगा सकता है, उसके रहनुमाओं को कैद कर सकता है और उनको फांसी दे सकता है। ऐसी तंजीम के दफ्तरों को सरबमोहर किया जा सकता है और उसके लिटरेचर को ममनू करार दिया जा सकता है। सईद नूरसी ने इसके बरखिलाफ तबलीग व इशाअत और अपनी किताबों के ज़रिए हज़ारों तुर्कों के दिलों में ईमान की जड़ें मजबूत कर दी। ये ऐसी तहरीक थी जिस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी और एक जाबिर तरीन इस्तिबदाद भी इसकी तालीमात को फैलने से नहीं रोक सकता था। सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी ने जदीद तुर्की की तश्कील में क्या रोल अदा किया और वो कौन सा तरीका था जिसके ज़रिए उन्होंने तुर्कों की आज के तुर्की तक रहनुमाई की। जहाँ तक मैंने उस्ताद सईद नूरसी को समझने की कोशिश की है, उन्होंने अपने ख्वाबों के तुर्की का कोई मॉडल न तो आवाम के सामने और न ही अपने तबका के सामने पेश किया, बल्कि उनके ज़माने का तुर्की जिन बुनियादों पर शाहराह इस्लाम से हटकर एक नए साँचे में ढलने की कोशिशों में मसरूफ़ था, उस्ताद बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी ने उन बुनियादों पर ज़र्ब लगाई। मिसाल के तौर पर उस वक्त के तुर्क हुक्मरानों ने अरबों की दुश्मनी और मुखालफत में अरबी ज़बान, जो कुरान की ज़बान है, पर पाबंदी लगाई। कुरान और शरीयत को तुर्की ज़बान में पढ़ने की बात कही गई। उस्ताद ने अपने तलबा और पढ़ने वालों को अव्वल तो कुरान की अहमियत बताई और फिर इस पर इसरार किया कि कुरान मजीद को अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में तर्जमे वगैरह की मदद से सही मानों में समझा ही नहीं जा सकता। बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी का तुर्की की इस्लामी शनाख्त बाकी रखने के लिए एक अहम इक़दाम ये था कि उन्होंने तुर्क कौम के अंदर कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को फ़रोग़ दिया, और वो इस तरह कि उन्होंने कुरान को समाज के तमाम तबक़ात की सतह पर समझने और समझाने की कोशिश की और उसके लिए तफसीर कुरान का सहारा लिया। कुरान और मोहब्बत रसूल की इशाअत व तबलीग के साथ उस्ताद बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी का एक बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने अपने ज़माने के कम्युनिज्म, फ्रीमेसन और कौमियत जैसे बुतों को भी मिस्मार करने में कोई तरीका उठा नहीं रखा। वो कम्युनिज्म को इस्लामी अकायद को नुकसान पहुँचाने वाला और नौजवानों को बेदीन करने वाला करार देते थे। इसी तरह उन्होंने कौम परस्ती के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद की। अब आखिर का कुछ हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि एक ऐसे ज़माने में जब जदीद तुर्की के नाम नहाद मेहमान पूरी तुर्क कौम को मजहब बेजारी के गार में ढकेलने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे और उसे हकीकी मानों में हमेशा के लिए यूरोप का मर्द बीमार बना देना चाहते थे, एक नईफ़ नज़ार दुर्वेश सिफत इंसान जिसका नाम सईद नूरसी था, उसने सैलाब के सामने खामोशी के साथ बगैर किसी शोरगुल के एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि जिसके थपेड़े तो कौम से टकरा तो सकते थे मगर उसे कुछ नुकसान न पहुंचा सकते थे। तुर्की में इनकलाब को 100 बरस का अरसा भी नहीं गुजरा, वहाँ का मजहब मुखालिफ और मगरिब नवाज तबका अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक जदीद तुर्की की तश्कील अमल में आई है, लेकिन ये वो तुर्की नहीं है जिसका ख्वाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा और उनके हम ख्यालों ने देखा था, बल्कि ये वो तुर्की है जिसकी तरफ दावत उस्ताद सईद नूरसी ने अपने रसायल और तलबा के ज़रिए दी थी। आज का तुर्की मगरिब से हज़र तो नहीं करता, लेकिन मशरिक़ से बेजार भी नहीं है। उसमें एक मुस्तफ़वी शान पैदा हो गई है और उस्ताद सईद नूरसी के पैगाम और दावत को पूरी दुनिया में वो आम कर देना चाहते हैं। इसी सिलसिले की एक कोशिश ये बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एक बात यहाँ जुमला मुतरज़ा के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सफ़र आसान ज़रूर हुआ है, लेकिन काफ़िला मंजिल तक अभी नहीं पहुँचा। तुर्की को अपनी इस्लामी बादियाफ्त के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और इस हवाले से अगर किसी का रोल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है तो वो जमात नूर है, क्योंकि वो जब तक उस्ताद नूरसी के बताए हुए तरीके पर अमल पैरा रहेगी, रसाइल नूर का पैगाम जो हकीकत में कुरान का पैगाम है आम होता रहेगा। शुक्रिया। जनाब ये थे
ڈاکٹر محمد ارشد صاحب